नमस्कार दोस्तों, स्वागत कर रहा हूँ टारगेट यूपी डीएलएड सीटेट चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो जैसे कि हमने हिंदी के सिलेबस में डिस्कस किया था, पहला चैप्टर है हिंदी भाषा में ध्वनियों को समझना एवं शुद्ध उच्चारण करना। तो चलिए दोस्तों, हम इस अपने चैप्टर को अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक पहले टॉपिक के मेन कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो जैसा कि कह रहा है टॉपिक, मनुष्य के भावों, विचारों तथा अनुभवों के आदान प्रदान करने का माध्यम भाषा है। कह रहा है कि मतलब कि मनुष्य के भाव, जो मनुष्य अपने दैनिक जीवन में बातचीत, विचार तथा अनुभवों के आदान प्रदान करता है, तो किस माध्यम से करता है? वो भाषा के माध्यम से करता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। तो भाषा जब ध्वनि के रूप में परिवर्तित होगी तभी तो हमें पता चलेगा कि ये क्या कहना चाह रहा है व्यक्ति। जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, भाषा के कोई टुकड़े नहीं किए जा सकते। ध्वनि के बिना भाषा की कल्पना करना सर्वथा असंभव है। अगर कोई भाषा अपने विचारों को जब हमसे व्यक्त नहीं करेगा तो हम उसे कैसे समझ पाएंगे कि व्यक्ति क्या मुझसे कहना चाह रहा है। तो उसी को भाषा के रूप में हम इसको देखते हैं। ध्वनि भाषा का मूल आधार है। ध्वनि भाषा का मूल आधार है। अगर ध्वनि नहीं रहेगी तो व्यक्ति अपने मुंह से कुछ भी बोलेगा, हमें कुछ समझ ही में नहीं आएगा। इसीलिए ध्वनि भाषा का मूल आधार है। मानव जीवन के द्वारा बोलता है या जो वायु मुख विवर से निकलकर वागेंद्रिय के द्वारा कुछ वाणी प्रकट करती है, उसे ध्वनि कहते हैं। तो ये कह रहा है कि जो व्यक्ति अपने मुख विवर से, जो वागेंद्रियों के द्वारा कुछ वाणी प्रकट करता है, उसे ध्वनि कहते हैं। दूसरे शब्दों में हमारे मुख के अवयवों से घर्षण करती हुई जो प्राण वायु बाहर निकलती है वह ध्वनि या आवाज़ है। तो इसका कहने का मतलब है कि जो हमारे मुख से, मुख विवर से ध्वनियाँ निकलती हैं उसे ही आवाज़ या ध्वनि कहते हैं। ध्वनि की पहचान के लिए कुछ चिन्ह विशेष का प्रयोग किया जाता है। ये विशेष चिन्ह ही अक्षर कहलाते हैं। अक्षर को ही वर्ण कहते हैं। अक्षर समूह का दूसरा नाम वर्णमाला है। हिंदी भाषा में प्रत्येक मूल ध्वनियों के लिए अलग अलग अक्षर या वर्ण का प्रयोग होता है। तो इसके कहने का मतलब है कि जो हम अपने चिन्हों के आधार पर, ये विशेष चिन्ह अक्षर कहलाते हैं। जो ये कह रहा है कि मतलब चिन्हों के आधार पर हम भाषा को व्यक्त कराते हैं। जैसे क है, अ है, तो अ, इसको आगे चल के हम इसको विशेष तौर पे सब कुछ इसके डेप्थ तक पढ़ेंगे हम लोग। देखते हैं, चलिए तो आगे देखते हैं। हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण। हिंदी ध्वनियों का जो है, एक मिनट दोस्तों, हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण। तो हिंदी ध्वनियों को दो वर्ग में वर्गीकृत किया गया है, स्वर और व्यंजन। तो अब चलिए दोस्तों, हम पहले तो स्वर को देखते हैं कि स्वर क्या कहलाता है। स्वर जो है, स्वर जिनके उच्चारण में मुंह में अवरोध उत्पन्न न हो। जैसे कि हम स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में हमें कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं होता है उसे हम स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इसमें अवरोध नहीं उत्पन्न हो रहा है, न तो मुख विवर किसी भी तंत्रियों को छू रहा है, सीधा मुंह से एकदम बाहर निकलता है स्वर बिना अवरोध के, उसे हम स्वर कहते हैं। स्वर के भी पार्ट होते हैं, मूल स्वर, दीर्घ स्वर। तो
मूल स्वर कौन से होते हैं? मूल स्वर में अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर कौन सा है? आ, ई, उ, ए, आ, औ, प्लुत, औ, इयम। तो ये मूल स्वर दीर्घ स्वर हो गया। प्रयत्न के आधार पर बाह्य प्रयत्न घोष सभी स्वर घोष होते हैं, जो बिना अवरोध के निकलते हैं और इसमें प्राणवायु ज़्यादा लगती है। चलिए दोस्तों, समृद्ध स्वर है जो समृद्ध स्वर ई, उ, ये समृद्ध स्वर हो गए। अर्ध समृद्ध में ई, उ, अर्ध समृद्ध में ई, उ, अर्ध विमृत में ए, ओ, अ, विमृत में आ। इतने ये स्वरों के। अब वृत्ताकार जब हम जिस होठों की आकृति के आधार पर जब हम अपने होठ से जब हम मुंह से बोलेंगे तो ऊ, ओ, औ। इसकी मेन ट्रिक भी मान सकते हैं हम कि ऊ, ओ, औ। इसमें मुंह गोल आकार का बन जाता है। ओठ जो होता है वो गोल आकार का बन जाएगा, वृत्ताकार। अवृत्ताकार में आ जाएगा आ, ई, ए। ये अर्धवृत्ताकार। नासिकीय का प्रयोग करने के आधार पर नासिका प्रयोग के आधार पर देखेंगे हम इसको। नासिका प्रयोग के आधार पर, सॉरी दोस्तों, एक मिनट, सॉरी। नासिका सभी स्वर अंग को छोड़कर अनुनासिक अंग होता है। अच्छा, उच्चारण के आधार पर ध्वनियों को इस प्रकार देखा जा सकता है। ध्वनियों कंठ के आधार पर देखिए। कंठ स्वर अ अंग अ, क, ख, ग, घ, तालव्य तालु, ई, च, छ, ज, झ, स, मूर्धन्य मूर्धा। री स्वर में ट, ठ, ड, ढ, स, र। दंत्य दांत त, थ, द, ध, ल, स। ओष्ठ्य ओठ उ, प, फ, ब, भ, म। अनुनासिक नासिक, जो नाक से वायु निकलती है उसे नासिक के अंग ड, इय, अड़, न, म। कंठ तालव्य, कंठ और तालु जो दोनों में टच करता है, ए, ओ, औ। कंठ और ओष्ठ, कंठ ओष्ठ। चलिए आगे देखते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन में स्वर की सहायता से बोले जाने वाली ध्वनियों के विषम के वर्तमान स्थिति को ही व्यंजन कहते हैं। अब री स्वर जो है, हिंदी शब्द से री प्राय लुप्त हो गया, केवल तत्सम शब्दों में री की ध्वनि है। वह दंतोष्ठ ध्वनि है क्योंकि नीचे का होठ ऊपर के दांत के पास प्रवास रोकता है। फिर इसके बाद प का उच्चारण अ, स हो रहा है। वर्तनी भी कई जगह तालव्य स। फिर चौथा है ड, ढ। हिंदी वर्णमाला में अन्य भाषा की ध्वनियाँ उत्क्षिप्त हो जाती हैं। अब फिर दिया है हिंदी भाषा में ध्वनियों को समझना एवं शुद्ध उच्चारण के ही व्यंजन ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं। तो व्यंजन ध्वनियों को देखिए। व्यंजन ध्वनियाँ वर्गीकरण का आधार, वर्गीकरण इनका कैसे किया गया है उसको देखा जाएगा। व्यंजन को कैसे वर्गीकृत किया गया है, तो वायु वेग के आधार पर अल्प प्राण, महाप्राण। तो वर्ग जो है क, ख, ग, घ, अंग, इसी प्रकार से जो ये वर्ग है इसी में अल्प प्राण, इसको हम पहले याद करेंगे कि 1
3 5 2 4, यानी कि इससे क्या होगा कि हमें याद करने में भी आसानी रहेगा। वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर जो अल्प प्राण है, और महाप्राण 2 4, यानी कि ख और ख में ज़्यादा आवाज़ आ रही है तो ये महाप्राण हो गया। इसी के आधार पर हम देखेंगे नीचे का। अच्छा, अघोष कौन सा? स्वर तंत्रियों के आधार पर, स्वर तंत्रियों में अघोष 1 2 345 मान लेंगे इसको, ये घोष हो जाएगा। फिर इसको आगे चल के हम डिटेल में पढ़ेंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है इसमें। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्पर्श व्यंजन क से ग तक 4 वर्ग को छोड़कर स्पर्श व्यंजन है, और संघर्ष व्यंजन ज फ स, स्पर्श संघर्षी व्यंजन च वर्ग। तो जीवा प्रयोग के आधार पर लुंठित स्वर र होता है, उच्छिप्त स्वर ड और ढ होता है, पारिवारिक ल होगा। संस्कृत में ड और ढ नहीं होता। अब आगे चल के नीचे देखते हैं कि जीवा के आधार पर, कंठ के आधार पर क वर्ग से अ और ह, तालव्य ई य स च, मूर्धन्य ट वर्ग और री र प, वात्सल्य च वर्ग वर्तमान में माना है, दंत्य त वर्ग ल वर्ग स वर्ग, ओष्ठ्य वर्ग प वर्ग उ व, दंतोष्ठ्य य व, और ड भ अड़ न म अनुनासिक व्यंजन, ये अनुनासिक हो गया। अच्छा, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श जो होता है क से म तक जितना वर्ग है, क ख ग घ ऐसे जो लिखा है वर्ग, क ख ग घ, इसी के आधार पर जो वर्ग हैं इन्हीं को स्पर्श। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? य र ल व। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? स स स। तो इसमें क्या होता है कि ऊष्मा, इसको बोलने पर ऊष्मा ज़्यादा निकलती है, जैसे स स स। महाप्राण ह है। संयुक्त व्यंजन छत्री, त्राऊ, ज्ञानी। फिर अर्धस्वर य और व। चलिए आगे देखते हैं हम। नागरी लिपि के बुनियादी मोड़, नागरी लिपि के बुनियादी मोड़। हिंदी भाषा के लिखित रूप के लिए नागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। नागरी लिपि को पूर्ण वैज्ञानिक माना गया है। लेखक की पूर्व तैयारी के लिए नागरी लिपि के विभिन्न मोड़ों को जानना आवश्यक है। नागरी लिपि के मोड़ का अभ्यास करने से बालक तीव्रता से सही ढंग से लिखना सीख जाता है। हिंदी भाषा की प्रचलित ध्वनियाँ, हिंदी भाषा की जो प्रचलित ध्वनियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, इसके बारे में आइए देखते हैं हम लोग। ज़्यादा कुछ इसमें विशेष नहीं है। ध्वनि विज्ञान में हिंदी भाषा की समस्त ध्वनियों को 2 वर्गों में विभाजित किया। ये सब छोटे पर ही जब हम लोग पढ़े लिखे रहते हैं तो इसमें छोटे पर ही हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि स्वर कौन सा है, व्यंजन कौन सा है, तो उसी बात को ये बता रहा है। फिर स्वर, फिर आइए देखते हैं नीचे स्वर कौन कौन से होते हैं, कैसे। स्वर को हिंदी में स्वर और अंग्रेजी में स्वर को ही वॉवेल कहते हैं। वे अक्षर जिनके उच्चारण में ध्वनियाँ फेफड़ों से निकलकर कंठ से होती हुई मुख के उच्चारण स्थान को स्पर्श किए बिना मुख द्वार से बाहर निकल जाती है, स्वर कहलाते हैं। स्वरों का उच्चारण किसी अन्य अक्षर की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से होता है। हिंदी भाषा में कुल स्वरों की संख्या 11 होती है। मूल पॉइंट हमको ये है कि 11 स्वर होते हैं और हमको इनको याद करना एकदम ज़रूरी ही है, क्योंकि ये बेसिक एकदम है कि अ आ ई उ री ए ओ औ।
ये बच्चे को जब पढ़ाना होगा हमको तो उसको ये सब बताना पड़ेगा, तो इसको आप याद कर सकते हैं। अभ्यंजन, जब प्राणवायु कंठ व मुख के अवयवों से टकराती हुई बाहर निकलती है तो ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं, जैसे क, ख, ग आदि। प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। तो प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन भी 3 प्रकार के होते हैं। चलिए इसको भी देख लीजिए कि व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा उच्चारण स्थान को स्पर्श करती मात्र करती है। ये 5 वर्गों में क वर्ग से च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग में विभाजित हैं। अच्छा, इसमें जो मैं बता रहा था क से क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, भ, म, तो ये स्पर्श व्यंजन हुआ। अच्छा, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन सा है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा मुख के किसी भाग को नहीं छूती और हवा बिना रगड़ खाए मुंह से बाहर निकल जाती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य, र, ल, व। तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होंगे? य, र, ल, व। उस व्यंजन कौन सा होगा? जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है, उन्हें ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इसमें मुख में जब हम स को बोलेंगे मुख से तो रगड़ खाती हुई स, ह, ये हमारा मुख से निकलेगा तो रगड़ खाते हुए निकलेगा। और इससे हमें गर्म हवा का मुंह पे जब अपने हाथ लगाएंगे आप तो आपको मुंह पे गर्म हवा भी महसूस होगी। इससे भी उष्म व्यंजन इसे कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? देखिए भाई, क प्लस स, जब क और प्लस स अक्षर को मिलाते हैं तो छतरी बनता है। त और प्लस र मिलाते हैं तो त्रिशूल वाला त्र बनता है। ज प्लस ञ मिलाते हैं तो ज्ञ बनता है। स प्लस र तो श्री, श्रम, विश्राम, ज्ञान, पुत्र, त्रिशूल, अक्षर, कक्षा। इसको छ का मतलब अक्षर भी होता है, कक्षा भी होता है, पुत्र, त्र, त्रिशूल, ज्ञान, विज्ञान, श्रम, विश्राम। तो इसी आधार पर स्वर देखिए, स्वर अ, आ, ई, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, री, ए, ओ, औ, अंग, अ। अयोगवाह, ये अंग और अ अयोगवाह स्वर होते हैं। और व्यंजन में देखिए क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग च, छ, ज, झ, ञ, ये च वर्ग हुआ। ट, ठ, ड, ढ, ड़, ये ट वर्ग हुआ। फिर उसके बाद देखिए त, थ, द, ध, न, ये त वर्ग हुआ। प, फ, ब, भ, म, ये प वर्ग हो गया। तो ये वर्ग हो गए। इसको मान सकते हैं हम 1, 2, 3, 4, 5। इनको लाइन बाय लाइन, इसकी ये लाइन, इसकी ये लाइन, इसकी ये लाइन और इसकी ये लाइन, इधर से। इसी तरह से अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन सीधा आपका ये रहा, य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन हो गया। और ऊष्म व्यंजन जो है स, ह, ये ऊष्म व्यंजन हो। संयुक्त व्यंजन आपको आगे मैंने बताया ही कि संयुक्त व्यंजन छत्री, त्रिशूल, ज्ञानी, श्री वाला श्र। द्विगुण व्यंजन दुगुण वाले ड और ढ, ये द्विगुण हो गए। चलिए देखते हैं आगे। अब आगे क्या दिया है?
कुछ ध्वनियाँ विदेशी भाषाओं से ली गई हैं, इन्हें आगत ध्वनियाँ कहते हैं। मतलब कि जो दूसरे देश से लिया गया है भाषाएं, उसे हम आगत ध्वनि कहते हैं। जैसे ज तथा फ अरबिक भाषा का से लिया गया है। ज तथा फ ये अरबिक भाषा से लिया गया है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। चलिए जो दोस्तों हम आगे देखते हैं इसको भी। ज तथा फ अरबिक तथा अंग्रेजी भाषा से ग्रहण किए गए हैं। इन्हें क्रमशः नुक्ता तथा अर्धचक्र ध्वनियाँ कहते हैं। ड इया अड़ न म पंचम वर्ग कहलाते हैं। वर्गों को लिखते समय सावधानियाँ, तो वर्गों को लिखते समय हमें सावधानियाँ बरतनी चाहिए। वर्गों को लिखते समय हम सावधानियाँ बरतेंगे। चलिए देखते हैं। अधिकतर विद्यार्थी, अध्यापक तथा अभिभावक सभी वर्गों को ठीक प्रकार से नहीं लिख पाते। जो वर्ग किस प्रकार नहीं लिख पाते तथा लिखने में गलती कर देते हैं, उनका वर्णन निम्न है। जैसे अ, आ, ओ, औ, अंग, अह, थ, ध, म, ध, भ को ध्यान से देखें तो ये सभी वर्ण ऊपर से खुले रहते हैं। विद्यार्थी इन वर्णों को लिखते समय उनके ऊपर पूरी लकीर खींच देते हैं। जैसे थ के ऊपर पूरी लकीर खींचने से ये य तथा ध के ऊपर पूरी लकीर खींचने से ये घ के समान बन जाता है। तो हमें इन बातों को लिखते समय थ को, य को, ध को, जैसे कोई भी अक्षर है उसको लिखते समय स्वर को ऊपर से खड़ी पाई को पूरा मिलाना नहीं है। ये भी हमें आगे चल के जब हम अपने स्कूल में बच्चों को ये सब सिखाएंगे तो इसी तरह से हम सिखाएंगे कि थ को ऐसे लिखना चाहिए, फिर अ में पूरी लाइन नहीं खींचनी चाहिए ऊपर से, मतलब ऊपर का मुख बंद नहीं करना चाहिए। इसी तरह से हम देखेंगे जैसे कि दूसरे पॉइंट में क्या दिया है कि ख को रब लिखा जाता है, मतलब ख को र लिख के और वह लिख देते हैं, तो ये गलत तरीका है। ख को ऐसे ही लिखना चाहिए, तो ख को ऐसे लिखना चाहिए। जो किसी वर्ण न रहकर शब्द बन जाता है, इसलिए ख में निचला हिस्सा एक दूसरे से मिला रहना चाहिए। घ ऊपर से बंद तथा ध ऊपर से खुला रहना चाहिए। छ को खोला, छ को गोलाई में लिखना चाहिए, नहीं तो छ अंक जैसा प्रतीत होगा। तो इस तरह से हमको इन बातों को ध्यान रखते हुए ये बच्चों को हमको समझाना पड़ेगा और अपने एग्ज़ाम में भी इसको क्वेश्चन अगर पूछता है तो हमें इसके आंसर देने पड़ेंगे। थ को ऊपर खुला तथा य को ऊपर से बंद करके लिखना चाहिए। भ को ऊपर से खुला तथा म को ऊपर से बंद करके लिखना चाहिए। इसी प्रकार न, र, ल, स, ह को भी ध्यान से लिखना चाहिए। ऊपर दिए हुए स्वर और व्यंजन की जो बनावट रूप है वह ध्वनि के आधार पर है। ध्वनि और रूप के सम्मिलित स्वरूप को वर्ण कहते हैं। सभी स्वर एवं संयुक्त व्यंजनों को सुनकर समझना तथा उनका शुद्ध उच्चारण। आइए देखते हैं दोस्तों इसको कि ये क्या कह रहा है। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्वर तथा व्यंजन भेद। उच्चारण के आधार पर जब मुख स्पर्शी कौन सा होगा? जब मुख द्वार को बंद करके खोलते हैं, जिसके हवा उच्चारण स्थान को स्पर्श करती है, वो ये शब्द हैं। देखिए क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, ध, प, फ, भ, म। स्पर्श संघर्षी। जो मुख द्वार को बंद करके इस प्रकार
प्रकार बोलते हैं कि हवा स्थान को कुछ रगड़ती हुई चलती हुई है। च छ ज झ ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन हो गए। और संघर्षी कौन से हो गए? इनमें मुख्य बहुत शर्करा होता है और सी की आवाज़ होती है। ख ग ज फ स प स ह ये जो है ये संघर्षी व्यंजन हो गए। चलिए देखते हैं अनुनासिक कौन से होते हैं। जब मुख्य द्वार बंद करके खोला जाता है किंतु साथ ही नासिक के विवर भी खुला रहता है, वो अनुनासिक व्यंजन होते हैं। जैसे ड इ अड़ न म। पारिश्रविक स्वर कौन सा होता है? इसको देखेंगे। मुख बीच में बंद हो जाता है और हवा दोनों से निकलती है। जैसे ल में मुख दोनों ओर से बंद हो जाएगा। जैसे मुंह बंद होके हवा टाइप का निकलेगा, इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। सारे अक्षरों को अपने आप मुंह को जैसे जैसे किताब में दिया है इसको आप देख के और मुंह से बोल के देख सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा ही होगा। क्या फ़ायदा होगा कि आपको एकदम मन में ये एकदम रट जाएगा सब कुछ। इससे आपको कभी भी एकदम प्रॉब्लम ही नहीं होगा। लुंठित, लोडित तथा लुंठित, इसके मुख द्वार जीभ की नोक से शीघ्र ही बंद होता है और 2-3 बार खुलता है। जैसे र। उच्छिप्त कौन से होते हैं? इनमें जीभ की नोक उलटकर तालू को कुछ दूर छूकर मुख द्वार को झटके से खुलती है। जैसे ड और ढ। अर्धस्वर कौन से होते हैं? इनको बोलने से मुख्य द्वार बहुत शर्करा हो जाता है और हवा स्वर की भांति बीच से निकल पाती है। जैसे य व। इसका भी आप प्रयोग करके देख सकते हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से व्यंजन भेद। उच्चारण स्थान की दृष्टि से जैसे मुंह से बोलते हैं, उच्चरित स्वर करते हैं, उनको कहाँ कैसे रखा गया है। द्वि ओष्ठ, इन अक्षरों के उच्चारण में दोनों ओठ का प्रयोग होता है। प फ ब, भ म व तथा उ। और दंतोष्ठ कौन सा है? देखिए दंतोष्ठ इन अक्षरों के प्रयोग में ऊपर के दांत और नीचे के ओठ का प्रयोग होता है। व और फ। दंतोष्ठ में क्या सीधा जो दांत से जब मुंह बोलेंगे मुंह में ना, तो दांत से वो खुद ही टच करने लगेगा। दांत थोड़ा वो अक्षर बोलने पे जिसे फ में जीभा दांत को भी छूने लगती है। तो दंत और ओठ दंतोष्ठ हो गया। चलिए देखते हैं आगे। दंत इनके उच्चारण में जीभ ऊपर के दांत को छूती है। जीभ मैंने बोला कि दंत और ओठ। दंतोष्ठ में अंतर क्या होगा? दांत ओठ को थोड़ा छुएगा, ओठ दांत को छुएगा, वो दंतोष्ठ हो गया। और दंत में जीभ दांत को छुएगी। वत्सर्य इनके उच्चारण में दांतों को अंदर का मसूड़ा छू जाता है। जैसे न ल र स ज। तालव्य, तालु जो मुंह के अंदर तालु होता है उसके आधार पर उस पर जोर पड़ेगा। जैसे दिया है, इनके उच्चारण में जीभ तालु को छूती है। जीभ के ऊपरी वाला जो भाग होता है वो तालु होता है, तो जीभ उसको छुएगी। इसमें जैसे च छ ज झ इ स इ, इन सब जब शब्दों का आप उच्चारण करेंगे तो जीभ तालु को छुएगी। और मूर्धन्य में इनके उच्चारण में जीभ कठोर तालु को छूती है। जैसे ट ठ ड ढ अड़। अब देखिए कंठ, इनके उच्चारण में कंठ का स्पर्श होता है। जैसे आप क ख ग घ अंग और अ स्वर को बोलेंगे तो कंठ जो गले में कंठ होता है उससे आपको आवाज़ सुनाई देगी। तो इससे ये कंठ हो गया।
जीभा मूलीय, इनमें जीभा के मूल का स्पर्श होता है क ख ग। आजकल इनका प्रयोग बहुत कम हो रहा है। क ख ग जीभा मूल्य। फिर इसके बाद देखिए दोस्तों, स्वर्ण यंत्रमुखी, स्वर यंत्रमुखी, इनके उच्चारण में स्वर्ण यंत्रमुखी का प्रयोग होता है, जैसे ह तथा विसर्ग। विसर्ग जो ये बिंदी वाला होता है, इसे विसर्ग कहते हैं। स्वर क्या है, अब यहाँ पे देखिए एक ही बात को बार बार बता रहा है, समझाने के लिए बता रहा है। देखिए उसी बात को जोड़ के यहाँ पे, स्वर उन वर्णों को कहा जाता है, स्वर उन वर्णों को कहा जाता है जिनका उच्चारण बिना किसी रुकावट के हो। इनके उच्चारण में किसी व्यंजन की सहायता नहीं ली जाए। वर्णमाला में इनकी संख्या 11 है, जैसे ओ आ ई, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, री ए ओ औ। तो इसमें 11 जो हैं 11 स्वर को दर्शाया गया। आगे भी मैंने आपको बताया, तो उसी बात को यहाँ पे ये दोबारा, मतलब स्वर क्या है, क्वेश्चन जैसे आप पूछेगा परीक्षा में आ जाएगा कि स्वर क्या है, तो उसी के लिए ये कई बार रिपीट बुक में दिया गया है, इससे आपको याद हो जाएगा। अब यहीं पे देखिए, अब बता रहा है कि व्यंजन क्या है। अब ये जो व्यंजन है, अब ये व्यंजन में बता रहा है कि व्यंजन क्या है। व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। जैसे आप क बोलेंगे तो क के बाद अ भी आ रहा है, तो इसमें स्वर और व्यंजन दोनों हैं। प्रत्येक व्यंजन में इनकी ध्वनियाँ छिपी होती हैं, क्योंकि इनके अभाव में उन वर्णों के उच्चारण संभव नहीं है। इनकी संख्या 33 है। इनकी जो संख्या 33 है, व्यंजन की संख्या कितनी है, 33 है। अब दिया है अनुनासिक। चलिए दोस्तों देखिए, अनुनासिक ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं। अनुनासिक ध्वनियाँ, अनुनासिक ध्वनियों के लिपि संकेतों को शुद्ध रूप में लिखना। अनुनासिक ध्वनियों के संकेत हैं अ, ई, अंग, ई, अंग। अनुनासिक मतलब जिस पे अंग की मात्रा लगा हो और अनुनासिक ध्वनि में आ जाएगा। अंग को अनुनासिक ध्वनि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी उत्पत्ति में नासिक की भूमिका प्रधान है। मतलब इसको बोलेंगे अंग, तो इस पर नाक पे लोड ज़्यादा पड़ता है, तो इससे भी आप समझ सकते हैं। आइए दोस्तों, फिर इसी अनुनासिक के ही डेप्थ में दिखा रहा है यहाँ पे। अनुनासिक वह नासिक ध्वनियाँ हैं, सॉरी दोस्तों, अनुनासिक वह नासिक ध्वनियाँ हैं जिनका संकेत चंद्र बिंदु, जैसे चंद्र बिंदु हम बच्चे पे नहीं कहते कि चंदा मामा वाला चंद्र बिंदु, तो वही ये चंद्र बिंदु है। और अंग की मात्रा तो आप जानते हैं और अ की मात्रा जानते ही हैं। जब स्वर बिना किसी अवरोध के नासिक से उच्चरित हो तब ये स्वर अनुनासिक कहलाते हैं। जैसे हंस, यहाँ, वहाँ, कहाँ, झांसी। कभी कभी कुछ ध्वनियों में स्वतः अनुनासिकता आ जाती है। ऐसा बोलने के प्रभाव से सुविधा के कारण होता है। वो बोलने में ही जिसको दिक्कत होती है, जैसे सर्प शब्द में सर्प, सांप निष्पन्न हुआ है। कुछ अनुनासिकता को साकार होता है और वहाँ अनुनासिक का आना स्वाभाविक लगता है, जैसे चंद्र, चांद, ऊष्ट, ऊंट, कूप, कुआं, अश्रु, आंसू, सत्य, सचा आदि। फिर आगे देखिए, अनुनासिक, अनुनासिक तथा अनुनासिक ध्वनियाँ। अनुनासिक वह स्वर्ण तंत्र वर्ण नहीं है। स्वर वर्ण के ऊपर जो बिंदु लगाए जाते हैं उन्हें अनुनासिक कहते हैं, जैसे रंग, भंग, वंश आदि। तो जो हमने इसको बताया कि रंग, भंग, वंश आदि, अंग की मात्रा र पे रंग,
रंग, इसको ऐसे रंग कहते। अब अंग लग गया तो रंग, रंग हो गया। भ और ग ऐसे रहेगा तो भ और ग तो भग हो गया। अगर इस पे अंग की मात्रा लगी तो भंग हो गया। तो ऐसे ही तो अनुनासिक हो गया, अनुस्वार, अनुस्वार ही हो गया। फिर अनुनासिक देखिए, अनुनासिक वह नासिक ध्वनियाँ हैं जिनका संकेत चंद्र बिंदु है। जब स्वर बिना किसी अवरोध के बिना किसी अवरोध के नासिक से उच्चरित हो तब ये स्वर अनुनासिक कहलाता है। जैसे हंस यहाँ वहाँ कहाँ झांसी। तो दोस्तों हमने इसको ऐसे अभी फ़िलहाल में ऐसे हमने इसको पढ़ लिया और पढ़ा, देखा, समझा। फिर हमने, अगर ये आप लोगों को नहीं समझ में भी आया होगा तो आप इसको टेलीग्राम पे मैं इस चैनल का PDF डाल दूँगा, इस अध्याय का मैं PDF डाल दूँगा। आप उसे देख सकते हैं, दोबारा देखिए और इसको एक बार नहीं 2-3 बार अपने हाथों से ज़रूर कॉपी पे ज़रूर नोट करिए, ताकि ये हिंदी भाषा जो है इन्हीं शब्दों से उत्पन्न हुई है। जैसे क, ख, ग, ये जो भी स्वर, अघोष, सघोष, इसको एक बार ज़रूर आप नोट करिए। और ये जो बोलने का कौन सी अक्षर कहाँ से निकलेगी, तो इसका मैंने एक थोड़ा सा ट्रिक भी देखी है। जिससे इसको मान सकते हैं K, T, M, D, O, यहाँ तक 5 अक्षर तक। तो KTM का मतलब कंठ, K से कंठ, T से तालु, यम से मूर्धन्य, D से दंत, O से ओष्ठ। तो इसको भी मान सकते हैं, इन वर्ग को। इसको जैसे आप याद कर लेंगे यहाँ से आप यहाँ तक, तो आपको इन सब चीज़ों को पहचानने में, बच्चों को भी समझाने में और पेपर में भी लिखने में आपको ज़्यादा आसानी हो। जैसे क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, य, स, ट, ठ, ड, ढ, र, स, त, थ, द, ध, ल, स, प, फ, भ, म। तो ये आपको आराम से याद भी हो जाएगा और बच्चों को भी समझा सकते हैं और पेपर में भी आप लिख सकते हैं। ट्रिक, इसको आप ट्रिक भी बोल सकते हैं, TRIC, ट्रिक। और ट्रिक कुछ होता नहीं है, आप समझ लेंगे।